हर एक की वजह से हम जिंदा हैं। कि सीखना जो है ना, पढ़ना, वो एक अंदर का होता है, एक बाहर का होता है। तो हमें सिर्फ a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab, सिर्फ इतना ही नहीं सीखना, ये बाहर की चीज़ है, किताब की चीज़ है। एक होता है अपना आचरण, नेचर, कैरेक्टर, हमारा स्वभाव, इसको भी सीखना है। तो एक बड़ा चीज़ बड़ा प्यारा लगा हमको कि हम लोग आए तो आप खड़े हो। जब भी सर आए, कृष्णा सर आपको पढ़ाते हैं, तो जब भी आए तो ऐसे ही खड़े हो जाना है, जाएँ तब भी खड़े हो जाना है ना। और एक दूसरे की मदद करते रहना है, क्योंकि ये मदद पलट कर आएगी कहीं ना कहीं आपके पास। चलिए, साइंस के बारे में कल कृष्णा सर से बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया था कि शायद फिज़िक्स, आप लोग कौन क्लास में हैं? 9, 10 दोनों हैं इसमें। 11th कौन है? अच्छा, 10th का एक टॉपिक शुरू कर लेते हैं थोड़ा सा वैसे। हाँ, 11th वाले होंगे तो 10th पढ़ लेंगे तो थोड़ा सा रिवाइज़ हो जाएगा, क्योंकि चीज़ें सिर्फ नंबर लाने के लिए थोड़ी पढ़ना है, हमें तो क्या करना है, उसको दिमाग में रखना है और आगे उसे सीखना भी तो है, तो रिवाइज़ हो जाएगा। और 10th वालों के लिए तो है ही टॉपिक, और जो 9th वाले वो कभी ना कभी 10th में तो आएंगे ना, ऐसा थोड़ी फेल होते रहेंगे। हाँ, फेल होएंगे 9th में ही रह जाएंगे। आइए, अब फिज़िक्स का एक चैप्टर और केमिस्ट्री का एक चैप्टर आपका हो चुका है साइंस में 10th में। हम सोच रहे हैं बायोलॉजी को शुरू कर दिया। बायोलॉजी है ना, अपने बॉडी से रिलेटेड चीज़ होता है। फिज़िक्स में आपने अपवर्तन, परावर्तन, ये सारी लाइट के बारे में पढ़ा, वो कितनी दूर सूरज है उसके बारे में पढ़ रहे हैं, अपने बारे में जान ही नहीं रहे। तो ठीक है, बायोलॉजी कुछ पढ़ लेते हैं। बायोलॉजी में अच्छा, मेरा मीडियम है ना इंग्लिश मीडियम है, तो 1-2 क्लास जैसे हो रही हम इंग्लिश में ही पढ़ा रहे हैं। आप लिखिए नहीं, बस सुनिए। जहाँ तक समझ में आ रहा है, हमारा जो मेरा मीडियम है या बैकग्राउंड है वो इंग्लिश, हम हिंदी ज़्यादा जानते नहीं हैं, तो इंग्लिश में टर्म होगा, लेकिन हम कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करेंगे, हो सकता है समझ में आ जाएगा ज़रूर। हाँ, और लिखेंगे कुछ नहीं, बस आप सुनिए। इसलिए कि लिखने का मतलब हुआ चैप्टर शुरू हो गया और उसको ख़त्म करने में करीब 8-10 दिन लगेंगे, तो 8-10 दिन हम यहाँ रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे, इसलिए हम समझ लेते हैं बस कॉन्सेप्ट को। पहला चैप्टर है बायोलॉजी में आपका, ये मार्कर है क्या? ये ठीक है। अरे भाई, तो तकिया बना हुआ है, कौन बना के लाया? लड़कियां कोई बना के लाई होंगी। हाँ, एक भींगा एक सूखा है, सब इंतजाम है। एक चैप्टर है बायोलॉजी में, लाइफ प्रोसेस, इसको हिंदी में कहते हैं जैव प्रक्रम। चलिए, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा आपसे एक सवाल करते हैं। सेल नाम सुना है आपने? सेल कौन बोल रहा है? कोशिका? तो आप नहीं बोलिए ना, आप IAC कर चुके हैं। सेल नाम सुना है? अच्छा, सेल नहीं, तो कोशिका नाम सुना आप लोगों ने? कोशिका, ये दीवार है, दीवार। ये दीवार किस चीज़ से बना हुआ है? ईंटों से बना है ना। देखिए, ये घर जो बना है, ईंट और ईंट मिलके दीवार बना है, तो ये ईंट और ईंट मिलके ये पूरा एक दीवार खड़ी हुई है। फिर ये दीवार, ये दीवार, वो दीवार, वो दीवार, थोड़ी देर के लिए ये भी मान ले वो दीवार है, तो ये सारी दीवारें मिलके एक घर बना है, एक रूम बना है। फिर ये रूम, बगल में जो रूम है, नीचे जो रूम है, ये सारे रूम मिलके क्या हुए? एक घर बना है। यानी ईंट जो है, ईंट और ईंट के मिलने से दीवार बना, और दीवार के मिलने से कमरा बना है, रूम बना है, और कमरा मिलके पूरा घर तैयार हो गया है। यानी घर का सबसे छोटा मौलिक इकाई जो है, फंक्शनल यूनिट, वो ईंट है। यानी इस घर को तैयार करने वाली सबसे छोटी चीज़ जो है ना, वो ईंट है। ईंट ने दीवार बनाया, दीवार ने कमरा बनाया, कमरा ने घर बनाया। ऐसा ही अपना शरीर है, अपना बॉडी है। अपनी बॉडी में जो सबसे छोटी चीज़ है, जो चीज़ मिल के पूरा बॉडी बना है, वो है कोशिका। इंग्लिश में कहते हैं सेल।
सेल और सेल के मिलने से बनता है टिश्यू, और टिश्यू के मिलने से बनता है ऑर्गन, और ऑर्गन मिलेगा तो ऑर्गन सिस्टम बनेगा, और ऑर्गन सिस्टम मिलेंगे तो पूरा बॉडी बनेगा। इस पूरे बॉडी को तैयार करने वाला, बनाने वाला जो सबसे छोटी चीज़ है वो सेल है। ये सेल इतना छोटा है कि हमारी आंखों से दिखाई नहीं देता है। हमारा जो ये मेरा हाथ है ना, इस हाथ के ऊपर पूरा सेल ही सेल है, लाखों करोड़ों सेल हैं। एक सेल को हम किसी तरीके से निकालें और उसको देखने की कोशिश करें तो दिखाई नहीं देगा, इतना छोटा होता है वो सेल। तो ये सेल और सेल मिलकर, अच्छा इसको ये दिखाई नहीं देता तो दिखेगा किस चीज़ से? माइक्रोस्कोप से। क्या बोलते हैं हिंदी में माइक्रोस्कोप को? सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी से दर्शी छोड़ो, इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रोस्कोप, समझ रहे ना? माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये सेल दिखाई देगा। ये सेल और सेल मिलेगा तो टिश्यू बनेगा। इसको हिंदी में शायद उत्तक कहा जाता है। और उत्तक मिलेगा तो ऑर्गन यानी अंग। यहाँ से आप समझ पाएंगे, ये दोनों तो नहीं समझ पा रहे होंगे ये क्या है, लेकिन अंग जानते होंगे। ये मेरा हाथ एक पूरा अंग है, ये हमारे जो नाक है, आँख है, कान है, मुंह है, ये सब अंग है। तो ये जो है ना, जैसे ये हाथ मेरा है तो ये बना है सेल से, सेल और सेल मिला है तो टिश्यू, फिर इसमें टिश्यू है, और फिर टिश्यू मिल के पूरा हैंड, पूरा हाथ बना है। ये अंग और अंग मिलेंगे तो ऑर्गन सिस्टम बनेगा, और ऑर्गन सिस्टम फिर बनेगा तो पूरा बॉडी हो जाएगा, मिलेगा तो बॉडी बन जाएगा। हमें ज़िंदा रहने के लिए ऊर्जा चाहिए, एनर्जी। थक गई क्या? हमें ज़िंदा रहने के लिए ऊर्जा चाहिए, एनर्जी। जैसे हम ज़िंदा है ना, तो कई तरह के काम दिन भर में कर रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, उठ रहे हैं, बोल रहे हैं, है ना? या फिर सोते भी हैं तो उसमें भी ऊर्जा खर्च होता है। चलना है, फिरना है, बोलना है, सोचना है, गाली देना है, गाना गाना है, इस सब में ऊर्जा खर्च होता है। वो ऊर्जा कहाँ से आता है? वो ऊर्जा आता है ऊपर से लेकर, यानी सर के बाल से लेकर नीचे पैर के अंगूठे तक पूरा सेल ही सेल है। पूरा सेल से लाखों करोड़ों सेल भरा हुआ है। उस सेल के अंदर में एनर्जी बनता है, ऊर्जा बनता है। कैसे बनता है? आप देखिए, मैंने एक सेल बनाया है, ये सेल है आपका। इस सेल का स्ट्रक्चर ऐसा है, रचना ऐसा है कि इसके बीच में ये वो सेल हैं जो पूरे बॉडी में भरे हुए हैं। एक एक को निकालोगे तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन सब मिल के क्या हुआ, पूरा बॉडी बनाया है। तो लाखों करोड़ों अरबों, बल्कि इससे भी बहुत ज़्यादा सेल हैं बॉडी में, और हर एक सेल के अंदर में एनर्जी बनता है। उसी एनर्जी यानी ऊर्जा, और उसी ऊर्जा का यूज़ करते हैं हम, उपयोग करते हैं और दिन भर के काम करते हैं। कैसे बनता है? ये जो सेल है बॉडी का, इसके अंदर में बिल्कुल बीचों बीच में न्यूक्लियस होता है, और ये बाहर वाली एक परत है। इस परत के और इस न्यूक्लियस के बीच में जो साइटोप्लाज्म है, उसमें एक ऑर्गन होता है माइटोकॉन्ड्रिया। नाम सुना होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। इस सेल को दो चीज़ें मिलेंगी तो उन दोनों का यूज़ करके, उपयोग करके ये ऊर्जा बना लेगा। एक ग्लूकोज और दूसरा ऑक्सीजन। ग्लूकोज और ऑक्सीजन ये दोनों अगर सेल को मिल गया, यानी बॉडी में जो शरीर में सेल है, कोशिका है, हर सेल के अंदर में ये दोनों चीज़ें पहुंच गई तो ये दोनों मिलके ऊर्जा बन जाएंगी। दो तीन चीज़ें बनती हैं, एक CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, और दूसरा कुछ पानी बनता है, और इसके अलावा ये ऊर्जा बनता है, एनर्जी। बस इसको यहीं रोकिए आप। अब हम अपने चैप्टर पर आते हैं। लाइफ प्रोसेस, जिसे हिंदी में कहा जाता है जैव प्रक्रम। लाइफ प्रोसेस का मतलब, प्रोसेस मतलब होता है क्रिया यानी काम। ऐसे क्रिया, ऐसे काम बॉडी के अंदर में जो हो रहे हैं, जिसके होने की वजह से अपना बॉडी ज़िंदा है। जैसे सांस लेना ये हमारी बॉडी में हो रहा है, सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। अगर ये क्रिया बंद हो जाएगा तो हमारा बॉडी ज़िंदा रहेगा, ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीके से सांस लेना एक तरीके का जैव प्रक्रम है या लाइफ प्रोसेस है। बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर ऐसी क्रियाएं या ऐसे काम जो बॉडी के अंदर में हो रहा है, उसके होने की वजह से अपना बॉडी ज़िंदा है। उस
उस क्रिया को कहा जाता है जैव प्रक्रम, या इंग्लिश में कहा जाएगा लाइफ प्रोसेस। इस लाइफ प्रोसेस में आपको आपके चैप्टर में 4 बड़े बड़े लाइफ प्रोसेस पढ़ना है, जिसमें पहला है डाइजेशन, दूसरा है डाइजेशन का मतलब हुआ पाचन। अब खाना खाएंगे, अंदर जाके पचेगा, अब पचेगा तो हमें ऊर्जा मिलेगा। खाना खाना बंद कर दिया तो क्या होगा, कितने दिन हम जिंदा रहेंगे। तो इससे पता चलता है खाना खाने की वजह से हम जिंदा हैं। तो डाइजेशन जो पाचन का काम हो रहा है ना, ये हमारे लिए एक लाइफ प्रोसेस है, इसकी वजह से हम जिंदा हैं। इसके अलावा दूसरा जो लाइफ प्रोसेस है वो है रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन कहते हैं श्वसन को। एक मरतबा हमने गांव में भी पढ़ाया हुआ है, तो हिंदी मीडियम के बच्चे आपकी तरह आए हुए थे, तो उस वजह से हमको ये सब नाम कुछ कुछ याद रह गया है, वरना ये सब हम जानते नहीं, इंग्लिश ही जानते हैं हम। उनको पढ़ाया हुआ तो हिंदी में, तो हमको पाचन याद रह गया, श्वसन याद रह गया। एक और है तीसरा, ट्रांसपोर्टेशन। इसे कहते हैं, इसको क्या कहते हैं हिंदी में, शायद संवहन या परिवहन, ऐसे कुछ कहते हैं। खैर हम बताते हैं ये तीनों है क्या। और चौथा आखिरी चीज़ एक्सक्रेशन। एक्सक्रेशन मतलब उत्सर्जन। इस चारों को अगर हम अलग अलग अकेले यानी अलग अलग सबको गौर करेंगे ना, तो पता चलेगा कि ये चारों लाइफ प्रोसेस है, यानी जैव प्रक्रम है। हर एक की वजह से हम जिंदा हैं। इन चारों में से कोई भी एक बॉडी में होना रुक गया तो हमारा बॉडी ख़त्म हो जाएगा, मर जाएगा। चारों एक साथ होंगी, होती रहेंगी बॉडी में, तो अपना बॉडी ज़िंदा रहेगा। डाइजेशन, पाचन। डाइजेशन मतलब परिवहन। अच्छा, मुझे लग रहा था संवहन नहीं होगा, परिवहन होगा। डाइजेशन, अब देखिए हम जो खाना खाते हैं ना, उसी के अंदर में ऊर्जा है, लेकिन वो ऊर्जा हमको मिलता है पचने के बाद। वो भोजन अंदर जाए और अंदर जाके पचे नहीं, जैसा चावल का दाना जैसा हमने खाया, जैसा रोटी का टुकड़ा हमने खाया, वो जाके वैसे ही रह गया, उसमें पच ही नहीं रहा है, तो उससे हमको ऊर्जा नहीं मिलेगा। और ऊर्जा नहीं मिलेगा तो हम ज़्यादा दिन तक ज़िंदा नहीं रह पाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो डाइजेशन का मतलब पाचन, पाचन मतलब कि पचना। जो हम खा रहे हैं वो जाके अंदर पचना चाहिए। ये पचने वाला जो काम है ना, इस काम ने हमको ज़िंदा करके रखा हुआ है। अगर पचने वाला काम ख़त्म हो जाएगा बॉडी में से, तो अपना बॉडी ख़त्म हो जाएगा। इसलिए ये डाइजेशन क्या है, एक लाइफ प्रोसेस है, जैव प्रक्रम है। पचने से क्या होता है, जो हमने खाया ना, तो खाने के बाद हमने मुंह में लिया, मुंह के बाद उसको यहाँ से एक होता है, आपको एसोफेगस बोलते हैं, फूड पाइप, यानी यहाँ एक पाइप है, उस पाइप के रास्ते से खाना नीचे उतरता है। फिर यहाँ पेट है, स्टोमक, उस पेट में खाना जाता है। वो खाना वहाँ 3 से 4 घंटे रुकता है, और उसके बाद फिर वो खाना नीचे जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, आंत में, छोटी आंत में, और स्मॉल इंटेस्टाइन तक जाते जाते पूरा खाना पच जाता है। पचने के बाद जो खाना हमने खाया वो बदल जाता है, खाना यानी फूड, वो बदल जाता है लगभग ग्लूकोज में मैक्सिमम। जो खाना खाया वो खाना है, चावल का दाना है, रोटी का टुकड़ा है, सब्ज़ी है, गोश्त है, जो कुछ भी हम खा रहे हैं। अब वो खाने के बाद अंदर जाने के बाद मुंह के अंदर फिर ये जो पाइप है, फूड पाइप, ग्रास नली बोलते हैं उसको, फूड पाइप है। फूड पाइप के बाद भोजन जाएगा पेट के अंदर, स्टोमक के अंदर, 3-4 घंटे खाना वहाँ रुकता है, और रुकने के बाद फिर खाना जाता है आपको स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में। आंत 2 है, एक बड़ी आंत है, एक छोटी आंत है। तो छोटी आंत में जाके खाना पूरा का पूरा लगभग पच जाता है। पचने के बाद वो पूरा खाना जो हम खा रहे हैं ना, वो बदल जाएगा ग्लूकोज में। यही ग्लूकोज बॉडी के हर सेल में जाएगा। हमने क्या बताया था, सेल के अंदर या कोशिका के अंदर 2 चीज़ें पहुँचेंगी तो वो ऊर्जा बन जाएगा, एक ग्लूकोज और दूसरा ऑक्सीजन। ये ग्लूकोज कहाँ से आया, वही जो हम खाए, खाना खाया और छोटी आंत तक पहुँचते पहुँचते पूरा खाना ग्लूकोज बन गया। वो ग्लूकोज, अब छोटी आंत में क्या होता है, वहाँ पर बहुत सारे ब्लड वेसल्स हैं। ब्लड वेसल्स यानी नसें, जैसे ही हमारे नस है ना, उस नसों के अंदर खून दौड़ रहा है, ब्लड है।
तो छोटी आंत के पास में बहुत सारे ब्लड है नसों के अंदर में, वो खाना जो ग्लूकोज में बदल गया वो ग्लूकोज अब ब्लड के अंदर घुस जाएगा, यानी ब्लड में मिल जाएगा, ब्लड में मिक्स हो जाएगा। अब ब्लड में मिक्स हो जाएगा तो ब्लड क्या करता है, ब्लड का काम है इधर उधर भागते रहना शरीर में, एक जगह नहीं रुकता है वो। यानी अभी जो खून मेरे सर में है या सर के पास में है, थोड़ी देर बाद वो ब्लड जो है ना वहाँ से भाग के कहीं और जा चुका है, वो एक जगह रुकता ही नहीं है, यहाँ से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे ऐसे ही भागते ही रहता है। तो ब्लड का यही काम है, घूमते रहना बॉडी में, चक्कर लगाता रहता है वो। अब ब्लड के अंदर ग्लूकोज चला गया, जो हमने खाया स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके पच गया, पचने के बाद वो ग्लूकोज बन गया, वो ग्लूकोज जाके खून में मिल गया। अब खून क्या कर रहा है, भाग रहा है इधर उधर, तो उसके साथ साथ ग्लूकोज भी जाएगा। अब ब्लड उसमें मिला, ग्लूकोज जो है वो ब्लड में मिल गया और ब्लड घूम रहा है तो उसके साथ ग्लूकोज भी घूमेगा। तो यानी जिस्म के हर हिस्से, शरीर के हर हिस्से तक ब्लड जा रहा है तो ब्लड के साथ साथ ग्लूकोज भी जा रहा है। अब हर हिस्से तक ब्लड जा रहा है ना, तो बॉडी के हर सेल को टच करता हुआ जा रहा है। यानी शरीर में, शरीर के हर जगह पर क्या सेल है, कोशिका है, और बॉडी के हर हिस्से तक जब ब्लड जा रहा है ना, तो इसका मतलब है कि बॉडी के हर सेल तक ब्लड पहुंच रहा है। और जब हर सेल तक पहुंचेगा तो उसके साथ साथ ग्लूकोज भी जाएगा, क्योंकि ग्लूकोज उसमें मिला हुआ है। अब ग्लूकोज हर सेल तक चला जाता है, यानी सेल क्या करता है,